हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी जो पेट का एग्ज़ाम है वो लगा हुआ है, बहुत जल्द आने वाला है। तो यहाँ पर इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम करा रहे हैं। इसके प्रीवियस ईयर की जो सीरीज नंबर है वो 6 है। इसके पहले 1 से 5 तक के पार्ट हम करा चुके हैं। लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखो, कोई भी एग्ज़ाम होता है उसका प्रीवियस ईयर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे हमें ये आइडिया लग जाता है कि पेपर का लेवल क्या होता है और किस-किस टॉपिक पर हमें ज़्यादा फोकस करना होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। लेकिन फ्रेंड्स, आपसे एक बात रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। उम्मीद है सब्सक्राइब कर लिया होगा। आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन पेपर। अब देखो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसके पहले के हम पार्ट 5 तक करा चुके हैं। तो निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। और ये देखने में कैसे लगता है, आइए हम इनकी इमेज दिखा देते हैं आपको। आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे होंगे, ये जो है ये है एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है। आप समझ गए होंगे, ये है एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है। ऐसे दिखते हैं जिन्होंने शुरुआत करी थी, किसकी शुरुआत करी थी यहाँ पर? हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का हमारा नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की? तो उसमें से आंसर इसका हो जाएगा, बैंकिंग कंपनियां जो हैं उन्होंने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित करी थी। और उसमें भी क्या है, जिसमें बोला है उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण, जिस अधिनियम 1970। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार ऐसे दे दिया जाता है कि किस अधिनियम के तहत, तो आपको बताना है अधिनियम 1970 के तहत, ये आपको याद रखना है। अब देखो आगे यहाँ पर देखा जा रहा है। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ से आप जरूर दिमाग लगा पा रहे होंगे कि बैंकों से रिलेटेड पूछा जा रहा है, यानी कि वित्तीय से चीजें जो हैं वो पूछी जा रही हैं। अगला क्वेश्चन भी देखो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। बोला जा रहा है 1991 में नई आर्थिक नीति यानी कि एनईपी के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये था यहाँ पर वैश्वीकरण, जो कि 1991 की जो आर्थिक नीति थी उसका ये पहला परिणाम था। कौन सा? वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो मुख्य विशेषता ये नहीं कि द्विस्तरीय नहीं है, द्विस्तर का नहीं बनाया गया है इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए। अब देखो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी यानी कि राजनीति के निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे? तो अब देखो कुल मिला के ये कहना चाहता है कि नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं वो लिए कहाँ से गए हैं? तो ये लिए गए हैं आयरलैंड से। अब देखो इसमें यहाँ से कई सारी चीजें पूछी जा सकती हैं कि कौन सा कहाँ से लिया गया है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं। तो इनके बारे में आपको जरूर एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि हो सकता है कि अगली बार कुछ और पूछ लिया जाए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन जो है आज का हमारा, जिसमें बोला जा रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? तो देखो आर्टिकल से क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका मतलब आपको अनुच्छेद भी पढ़ के जाना है। हो सकता है इस बार पूछ लिया अनुच्छेद 19, हो सकता है पूछ ले अनुच्छेद 29, तो ऐसा भी हो सकता है। तो अनुच्छेद एक बार नजर आपको मार लेनी है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? तो यहाँ पर जो अधिकार शामिल है वो है वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्र अधिकार, यानी कि इसी में आता है कि हमारा जो प्रेस है, बोलने आज़ादी है, स्वतंत्रता है, ये भी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। 19 अनुच्छेद नंबर 19 में तो हम अपने विचार रख सकते हैं, हमें आज़ादी है बोलने की, तो हम अपने विचार लोगों के सामने पेश कर सकते हैं, ये आज़ादी है अनुच्छेद 19 में। अगला क्वेश्चन देखो, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका, इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो देखो जो कार्यपालिका होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ये होती है विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, जिसको हम बोलते हैं लेजिस्लेचर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? तो देखो पंचायती राज व्यवस्था में कुल कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं। तो देखो 3 स्तर कौन कौन से हैं उनको हम जानते हैं यहाँ पर। तो देखो पहला जो होता है यहाँ पर, पहला स्तर होता है इसका ग्राम पंचायत, जो कि ग्राम स्तर का होता है। दूसरा होता है पंचायत समिति, जो मध्यवर्ती स्तर का होता है। और तीसरा होता है जिला परिषद, यानी कि जिला स्तर का ये होता है। तो ये 3 इसके स्तर हो गए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखो फ्रेंड्स, बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में
एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? तो एक हॉर्स पावर या एक अश्वशक्ति, कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि एक हॉर्स पावर ना लिख करके कई बार अश्वशक्ति पूछ लिया जाता है, तो भी क्या होता है, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ पर एक अश्वशक्ति यानी कि एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो रासायनिक अभिक्रिया वो नहीं है पानी का भाप में रूपांतरण, क्योंकि यहाँ पर देखो रासायनिक में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन वो होता है जिसमें से उसको वापस उस स्थिति में नहीं ला सकते जैसे कि पहले था। जैसे देखो पानी है, अब पानी को गर्म करो तो भाप बन जाएगा, अब भाप को फिर ठंडा करो तो फिर पानी बन जाएगा, इसका मतलब ये फिर से बन रहा है वही। तो ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। अब रासायनिक अभिक्रिया का मतलब है जैसे आप कागज जला दें, तो कागज को हमने क्या कर दिया, जला दिया, तो कागज जलाने के बाद तो क्या हो जाएगी, राख बचेगी। अब उस राख से हम फिर से कागज नहीं बना सकते, तो इसका मतलब है कि फिर से नहीं बना पा रहे हैं, मतलब एक केमिकल रिएक्शन है। तो समझ गए होंगे कि केमिकल रिएक्शन में हम पहली वाली चीज को दोबारा जो बन गई है उसको फिर से वापस पुनः नहीं बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें बोला जा रहा है यहाँ पर, अब देखो ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है यहाँ पर साइंस का। पायरिया निम्न में से किसका रोग है? तो पायरिया जो है वो किससे संबंधित है, किसंग से? तो ये है मसूड़ों से संबंधित है। तो आपको पता होगा कि मसूड़ों से संबंधित है, तो यहाँ पर मसूड़ों में खून आने लगता है, आप जानते होंगे। तो किस कमी की वजह से ये रोग होता है, किस विटामिन की कमी से ये रोग होता है, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, ठीक है। अगला, और इसमें ये भी पता है कि नींबू का वो आंवला ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसके लिए फायदा करता है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? यानी कि जो फ्लेम ऊतक है वो पाया कहाँ जाता है? तो ये पाया जाता है पौधों में। देखो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, एक फ्लोएम होता है, एक होता है जाइलम, ठीक है। तो फ्लोएम और जाइलम दो टाइप के यहाँ पर ऊतक होते हैं, यानी कि टिश्यूज होते हैं। फ्लोएम का काम होता है कि अगर पौधे में, जैसे मान लो कि ये मान लो कि पौधा है, मैं इसको थोड़ा और सही से बना देता हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पर ये एक थोड़ा इसको सही कर देता हूँ। जैसे मान लो कि ये जड़ है इसकी और ये ऊपर पौधा है, ठीक है। ये पत्तियाँ वगैरह हैं, छोटा-छोटा आप समझ लो इसे, ठीक है, ये है। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसकी ये जड़ें हैं। तो जड़ों से क्या होता है कि जो भी मिनरल्स जाते हैं, वाटर जाता है, इसको पत्तियों तक पहुँचाता है, जो जाइलम पहुँचाता है, जो टिश्यू पहुँचाता है, जो ऊतक पहुँचाता है, उसको हम बोलते हैं जाइलम। यानी कि जाइलम ऊतक का काम होता है कि जड़ों से जल को लेकर के या खनिज पदार्थों को लेकर पत्तियों तक पहुँचाए। और पत्तियों में क्या होता है कि खाना बनता है, तो फूड का जो प्रोसेस है यहीं के पत्तियों में होता है। तो जब पत्तियों में खाना बन जाता है, तो फूड का सप्लाई होता है, यानी कि खाना बनने के बाद सबको दिया जाता है कि लो भैया खाओ, खाओ, खाओ। तो पूरी पत्तियों में, जड़ों में या तनों में, शाखाओं में, सबको जो लेकर जाता है बने हुए खाना को, वो होता है फ्लोएम, ठीक है। तो जाइलम का काम पानी को ऊपर पहुँचाना और फ्लोएम का काम बने हुए खाना को सारी पार्ट्स में, अलग-अलग भागों में उसको विभाजित करना। अगला है क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा, बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग करा जाता है? तो कौन सी एसिड वाली जो बैटरी है वो कार में प्रयोग करी जाती है? तो ये सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि बोलते हैं इसको H2SO4 बोलते हैं, ठीक है। इसका भी यूज दे, तो एक कई बार थोड़ा और कठिन बनाना चाहेगा पेपर को, तो ये करेगा कि ये सल्फ्यूरिक एसिड नहीं लिखेगा, अब डायरेक्ट ये क्वेश्चन लिख देगा और लिखने के बाद ये सूत्र लिख देगा। अब हो सकता है कि किसी बहुत सारे लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ा हो और ये ना पढ़ा हो, तो ये ना करके ये आ जाए, तो ऐसा भी हो सकता है, तो ये भी आपको तैयार रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये मैथ का क्वेश्चन मिल गया है, तो मैथ वाले को हम समझते हैं कि बाद में कर लें, पहले हम साइंस, जीके और हिस्ट्री वाले क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, सद्भावना का संधि विच्छेद पूछा गया है। एक वर्ड है सद्भावना, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखो सद्भावना में होगा सत भावना, जो द होता है वो ता में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक बार संधि विच्छेद भी देख लेना है, क्योंकि बहुत ज्यादा कठिन तो नहीं आएंगे, लेकिन नॉर्मल से आपको देख लेना है एक बार, ठीक है, ऐसे करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो श्वेत और श्वेत का अर्थ बताना था। तो श्वेत का मतलब होता है व्हाइट, यानी कि सफेद, और श्वेत का मतलब होता है कि पसीना। तो यहाँ पर ये देख लो। अब देखो यहाँ से हिंदी का क्वेश्चन है, तो हिंदी में ये बोला गया है कि डिफरेंस क्या होता है, सेम दिखने वाले, जैसे होमोफोन्स बोलते हैं, लगभग वही है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है मुहावरा। तो एक बार आपको मुहावरे पर भी नजर डाल लेनी है, और उम्मीद करते हैं कि आपने पढ़ भी लिया होगा बहुत कुछ, लेकिन फिर भी आपको एक बार देख लेना है। मुहावरा जैसे खाक में मिलना, तो हो सकता है खाक में मिलना इस बार आ गया है, तो अगली बार कुछ और मुहावरा दे दिया जाए। तो मुहावरे से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो खाक में मिलना का अर्थ होता है सब कुछ नष्ट हो जाना, बर्बाद हो जाना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर लिखा है अनिल, तो अनिल का पर्यायवाची, हमने बोला कि पर्यायवाची भी पढ़ना है, तो यहाँ पर अनिल का जो पर्यायवाची था वो था क्या, पवन। तो हो सकता है कई बार अनिल दे दे, अनल दे दे कंफ्यूज करने के लिए, तो अनल का मतलब होता है आग, अनिल का मतलब होता है पवन। अगला क्वेश्चन देखो, गुप्त जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये गुप्त। अब देखो गुप्त का विलोम शब्द क्या होता है, तो गुप्त का मतलब क्या होता है, हिडन, जो दिखाई नहीं दे हमें, और प्रकट का मतलब कि जो हमें दिखाई दे रहा हो, तो गुप्त का अपोजिट हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो सबसे बड़ी जो सीमा है वो है बांग्लादेश की, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, अब देखो इसको मैप में देख लेते हैं कि सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है अथवा नहीं है। तो यहाँ पर देखो फिगर में आप देख सकते हैं, ये वाली जो बाउंड्री है ये आप देख पा रहे होंगे, ये पूरी की पूरी क्या है, बांग्लादेश की बाउंड्री है, ठीक है, जो कि इंडिया के साथ लगती है। तो ये जो एरिया है इसका, ये सबसे बड़ा एरिया है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री है वो शेयर करती है, ठीक है, इंडिया, यानी कि सबसे बड़ी इंटरनेशनल बाउंड्री हमारे पास यही है बांग्लादेश के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें देखो बोला जा रहा है यहाँ पर, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है, तो इजराइल यानी कि इंटरनेशनल जो कैपिटल्स हैं वो भी पूछी जा रही हैं अदर कंट्रीज की, तो इजराइल की राजधानी है जेरूशलेम, तो ये हो जाएगा राइट। तो आपको एक बात ऐसे भी कर लेना है, जो हाईलाइटेड कंट्रीज होती हैं उनके बारे में भी आपको एक बार पढ़ लेना है, जैसे कि अभी इजराइल वाला चल रहा था मामला, तो उनकी भी कैपिटल्स वगैरह पढ़ लेनी है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर बोला जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है, तो कौन सा राज्य 29वां है भारत का जो कि 2014 में बना था, तो ये है तेलंगाना, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि तेलंगाना की राजधानी क्या है, किनको पता है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, आज का हमारा नेक्स्ट बोला जा रहा है इसमें, इस क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है, तो यहाँ पर विधान परिषद है किसमें, कर्नाटका में है। तो देखो वहां पर कई सारे ऑप्शंस दिए गए थे, उस ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो कर्नाटका यहाँ पर सही है, विधान परिषद है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें बोला जा रहा है किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि आपको दिवस भी पढ़ के जाना है कि कौन सा दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो जो हाईलाइटेड है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या दिमाग लाया उन्होंने, वायुसेना दिवस, तो वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, यहाँ पर अभी हाल ही में हुआ था, अक्टूबर में ही होता है। तो यहाँ पर देखो जो है यहाँ पर उसी हिसाब से क्वेश्चन भी बना दिया गया था, वायुसेना जो है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, हमने बताया था कि अक्टूबर मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, आज का हमारा नेक्स्ट है। अब बोला जा रहा है फ्रेंड्स इसमें कि निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है, तो स्कॉटलैंड कहा जाता है उसको कुर्ग को, ठीक है, कुर्ग नाम से भी इसको जानते हैं, गुर्ग भी लिखा रहता है, तो दोनों एक ही बात है। अब देखो ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि अगर दोबारा कभी ये क्वेश्चन रिपीट होंगे, क्योंकि रिपीट तो होते ही है, तो ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे और आते ही आप फटाक से टिक कर देंगे, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देखना भी जरूरी है। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पर अगला बोला जा रहा है, कला मथुरा से स्टेसलिंग की पारंपरिक कला है, यानी कि कला मथुरा से जो है वो सांझी नाम की जो कला है वो एक पारंपरिक कला है, वहाँ की ट्रेडिशनल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, वॉलीबॉल निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो देखो वॉलीबॉल जो है वहां पर जो दिया गया था ऑप्शन उनमें से कोई नहीं सही था, तो वॉलीबॉल हालांकि ऑप्शन के हिसाब से देखा गया होगा, तो वॉलीबॉल जो है कई सारे देशों का राष्ट्रीय खेल है, हम देखते हैं। और यहाँ पर देखो पड़ोसी की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय खेल जो वॉलीबॉल है वो है यहाँ पर श्रीलंका का। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, श्रीलंका का भी राष्ट्रीय खेल है यहाँ पर वॉलीबॉल। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट बोला जा रहा है आज का हमारा, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। ठीक है, देखो यहाँ पर बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, तो ये किसने लिखा था, ये पूरी बुक का नाम है, तो ये लिखा था महात्मा गांधी जी ने, तो ये हो जाएंगे महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, अब देखो फ्रेंड्स यहाँ से क्या दिमाग लगाना है आपको, इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जरूरी नहीं कि यही वाला पूछा जाए, अब हो सकता है कि इससे रिलेटेड कुछ और पूछ लिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर और जो फेमस हैं फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी पुस्तकों के अगर नाम है तो एक बार उनको भी देख लेना आप। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर बोला जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहा है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती हैं, जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं, और कैसे गर्म करती हैं, औरक्त विकिरण के द्वारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरक्त विकिरण। अगला क्वेश्चन देखो, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यहाँ पर देखो मैथ का क्वेश्चन दिया है, तो इस मैथ के क्वेश्चन को हम ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो ए क्यूब दिया है, तो इस पूरे वाले को मान लो कि ये लिखा है ए और ये वाला लिखा है बी, तो ये हो जाएगा, देखो ए हो जाएगा ए स्क्वायर और ये वाला हो जाएगा ए और बी और ये वाला हो जाएगा यहाँ पर बी स्क्वायर। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है इसका, इसका फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला जो होता है वो फार्मूला होता है ए माइनस बी और ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये याद रखना है, ये होता है। अब ये ऊपर वाले का हो गया, अब नीचे वाले में क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर दिया है तो ए स्क्वायर और ए बी दिया है तो प्लस में ए बी कर दो और प्लस में दिया है बी स्क्वायर तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। अब देखो ये पूरा का पूरा ये वाला कट जाएगा, इससे कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास ए माइनस बी। तो हम कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस बी, तो छः दशमलव, इसको मैं सही कर देता हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पर देखो 6.73 में से अगर 4.38 को घटाओगे तो आंसर हमारा आएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 2.35। तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.35। अगला क्वेश्चन देखो आज का। अब देखो यहाँ पर बोला जा रहा है 19 का कितना प्रतिशत 76 है। तो यहाँ पर आप जान गए होंगे कि 19 का, तो का मतलब मान लिया हमने x और बटे में 100, प्रतिशत मतलब 100 होता है, 76 कर दो। अब देखो ये कट जाएगा, ये इसको कटाएंगे तो नीचे आएगा 10 और 0 0 कट जाएगा, तो 19 एक कम 19, 19 चौक 76 होता है, तो x बराबर हो जाएगा 4 गुणे 10, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 40। तो इसी वजह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा 40%। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पार्ट के साथ। और अपनी तैयारी को आप सुचारू रूप से जारी रखिए, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।